Jai Hind friends, it's Monday today and 10th of July 2023. Let's get start over here the Hindu editorial analysis, जिसमें मैं आपके सामने कंपाइल करके लाता हूँ क्या डेली करंट अफेयर्स, एडिटोरियल, पीआईबी का न्यूज़, डाउन टू अर्थ और फ्रंट लाइन के साथ आपको बता दूं एक ही जगह पे ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट हैं तो ये वीडियोस आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सकती है। किस पर्सपेक्टिव से? तो ये जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उसको देख करके ये चीज़ें प्रोवाइड करी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप बैंकिंग की भी तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। एसएससी की भी तैयारी करते हैं तो उससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चंस इस द हिंदू में आते ही हैं। और दूसरी बात, अगर कोई यूपीएससी की और पीसीएस की तैयारी करता है तो उसके लिए ये रामबाण सिद्ध होगी। मैं बता दूं क्यों। तो अगर वह इसकी तैयारी करता है सिविल सर्विसेज की तो ये सारी की सारी कंपाइल करके चीज़ें आपको एक ही जगह करंट अफेयर के रूप में दे दी जाती है और बैकग्राउंड डिटेलिंग भी दी जाती है, ताकि जो यूपीएससी या फिर कमीशंस क्वेश्चंस बनाती है वो आपका नहीं छूटे। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। वहाँ पर मैं सब टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे इसका सारा पीडीएफ एक ही जगह पर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हर बार की तरह यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो आपके सामने ये रहा। तो 2017 में ये क्वेश्चंस है और पूछी गई है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन से। तो देख सकते हैं जो चीज़ें आपको मैं पढ़ाता हूँ वो कितना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बैकग्राउंड की डिटेलिंग जो भी चीज़ दिया हूँ वो चीज़ें आपको यहाँ पे मालूम चल रहा होगा कि कहाँ से क्वेश्चंस ये बना रहे हैं। तो इसकी जो फ्रेमिंग है क्वेश्चंस की, उसके पैटर्न को आपको जज करने में आसानी होगी। तो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनएनएम पूछ रहा है। तो पहले स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटिंग टू माल नरिशन एमंग प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर। दूसरे में क्या बोल रहा है, रिड्यूस करेगा इंसिडेंस ऑफ एनीमिया, जो खून की कमी है, एमंग यंग चिल्ड्रेन और एडोलेसेंट गर्ल एंड वुमेन, दोनों को बोल रहा है यहाँ पे। तीसरे स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि प्रोमोट करेगा कंजम्पशन करने के लिए मिलेट, कोर्स, सीरियल, अनपॉलिश्ड राइस। चौथे में बोल रहा है प्रोमोट करेगा कंजम्पशन ऑफ पोल्ट्री एग्स। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शंस में देना है। आपको देख लीजिए यहाँ पे पहले में 1 2 दे रहा है, दूसरे में 1 2 3, तीसरे में 1 2 4 और चौथे में 3 और 4। कौन सा सही है कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें। कल आपको इसकी पूरी की पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे दी जाएगी। दूसरा जो क्वेश्चन है वो बटलर कमेटी से 1927 में जो चीज़ें आई थी वहाँ से ये क्वेश्चंस निकाला गया है और बनाया गया है। तो पहले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, इसका ऑब्जेक्ट क्या था, तो डिफाइन करेगा जुरिडिक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल, जो राज्य की सरकारें हैं उनकी ये डिफाइन करेगा। दूसरे में क्या बोल रहा है, डिफाइन करेगा पावर और सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, सचिवालय राज्य का, भारत के राज्य का जो चीज़ें हैं वो करेगा। तीसरा जो कह रहा है इम्पोज करेगा सेंसरशिप ऑन नेशनल प्रेस। चौथा जो कह रहा है इम्प्रूव करेगा रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के बीच में। कौन सा सही है कमेंट सेक्शंस में आप लिख सकते हैं। आपको बता दें इसकी डिटेलिंग आपको नेक्स्ट डे अच्छे से दी जाती है, आपको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसका दे दूंगा। दूसरा जो चीज़ें यहाँ पे आपको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, इसको पिछले वीडियोज़ में मैं बताया था। यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, मेरे मुंह से निकल गया था, ये एक्चुअली तमिलनाडु में ये चीज़ें हैं। तो ये पुलिकट लेक, वीरीनम लेक, चेम्बा रक्कम लेक, अवलांचे, कोदेकुली, ये सारे के सारे आप पुलिकट लेक से ही जानते हैं यहाँ से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। सारे लेक इंपॉर्टेंट हैं, ये तमिलनाडु के लेक हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ग्लॉसरी को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो डिमांड कर रहे हैं क्या, ग्लोसरी। यहाँ पे ग्लोसरी भी आप डालिए, जो कि एग्जामिनेशंस पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए उसको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स मैं डालूंगा उसका सिनोनिम्स आपको दूंगा, यानी एक
वर्ड मीनिंग का कम से कम 5 से 10 वर्ड मीनिंग आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे सिनोनिम्स आपको देते हुए मैं नज़र आऊँगा, जिसके कारण आपका जो पावर होगी ग्लोसरी की वो बढ़ेगी और आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव होगा। तो जो एसरबिक है इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है सामान्यतः कोई ऐसी चीज़ें जो तीखा हो, तीखा स्टेटमेंट रखें, तीखा बातों को रखें, व्यवहार करें, इन सब चीज़ों में इसका प्रयोग होता है। तो सरकास्टिक, सार्डोनिक, सटायरिकस, स्कैथिंग, कटिंग, रेजरेज, इंसिसिव, पेंट्रेटिंग, पियर्सिंग, बीटिंग, स्टिंगिंग, सियरिंग, कीन, कॉस्टिक, ट्रेंचेंट, बीटर, एक्रीमोनियस और एस्ट्रीजेंट, हार्श एंड सीवियर, ये जो हैं इसके सिनोनिम्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे दिया। दूसरा जो आता है प्रेसिडेंट, इसका क्या मतलब होता है हिंदी में? ये जो पिछला एक्टिविटी है उसे हम लोग प्रेसिडेंट के रूप में जानते हैं। तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का मॉडल जो दिया जाता है, मॉडल उसी का दिया जाता है जो पिछला चीज़ें हों, एक उदाहरण के रूप में। तो ये एग्जाम्पलर भी बोला जाएगा, एग्जाम्पल भी बोला जाएगा, पैटर्न, प्रीवियस केसेस, प्रायर केसेस, प्रीवियर इंस्टेंसेस, एग्जाम्पल, या फिर प्रायर इंस्टेंसेस, पैराडिगम, या फिर क्राइटेरियन, जिसके आधार पे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो ये दूसरा एक वर्ड हो गया। तीसरा जो मैं यहाँ पे वर्ड दिया हूँ इरोड, इसका क्या मतलब होता है? क्षरण। ये बना है इरोजन से। इरोजन तो सभी लोग जानते होंगे। तो ऐसी चीज़ें जो वियर अवे करे, वियर डाउन करे, काटे किसी चीज़ को, उसको क्षरण बोलते हैं। अब इसका प्रयोग वास्ट रूप से अपने नीड के अनुसार व्यक्ति करता है। तो एब्रेड, स्क्रैप अवे, ग्राइंड डाउन, क्रम्बल, डिजॉल्व, वेदर, ईट अवे, ग्नेवे, चीप अवे, कोरोड, कंज्यूम, डिवोर, ये जो वर्ड हैं इससे रिलेटेड हैं, इनके सारे सिनोनिम्स यहाँ पे दिए हैं। तो आशा करते हैं जो यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट ग्लॉसरी आपके सामने प्रेजेंट किया हूँ वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी कमी इसमें हो तो आप कमेंट सेक्शंस में इसमें दे सकते हैं और इसको रिमेंबर करने का प्रयास करिए और इसका उपयोग अपने सेंटेंस में जब तक आप नहीं करेंगे आप इसको भूल जाएंगे, फॉरगेट कर जाएंगे। तो इसलिए इसको रिमेंबर करने का एक ही ऑप्शंस है, आप इसका ओपनली इस्तेमाल करें, अपने इंग्लिश वाले शब्दों में इसका प्रयोग करें। तो ये चीज़ें हैं जो अभी आपको बताना था। नेक्स्ट जो पीआईबी का न्यूज़ निकल के आ रहा है, G20 का तीसरा कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पे हुई? हम्पी। हम्पी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है आपके कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। कहाँ पे है? ये कर्नाटका में। तो हम्पी से क्वेश्चंस कई बार आया हुआ है, ये भी चीज़ें याद रखिएगा। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशंस यहाँ पे रिलीज किए हैं क्या? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च की है? याद रखिएगा आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री है जो 2021 और 21-22 के डाटा को यहाँ पे लेकर के आई है डिस्ट्रिक्ट वाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे ग्लोबल वुड हार्वेस्ट, जो लकड़ियों का आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉग है, इसका जो कटाव है ना ये तीव्र गति से बढ़ रहा है। वर्ल्ड में बहुत तीव्र गति से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ये क्या होता है? यानी जो जंगल हैं, हमारे फॉरेस्ट हैं, उनको काट दिया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे कार्बन का उत्सर्जन है, इमिशन है, रिलीज है, वो तीव्र गति से हो रहा है। यानी अगर प्लांट होगा वर्ल्ड में तो ये क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेंगे ये सारे प्लांट, किसको? कार्बन जो हम लोग इमिशन करते हैं, जो रिलीज करते हैं। लेकिन अगर यही नहीं रही तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या होगा? बैलेंस नहीं रह पाएगा, जिसके कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ेंगे। तो यही चीज़ें हैं जो रिपोर्ट में निकल के आई हैं कि 3.5 to 4.2 बिलियन टन्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इस डिकेड में आ रही है, बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो थोड़ा इस चीज़ को हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे ग्लोबल वुड हार्वेस्ट जो चल रही है, जो वातावरण में कार्बन को ऐड कर रही है। तो यहाँ पे वर्ल्ड की जो फॉरेस्ट है वहाँ पे इतनी तीव्र गति से कटाई हो रही है कि इस डाटा को जो अभी बताया वह कार्बन डाइऑक्साइड ईयरली ये जो भी डिकेड आ रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से बढ़ाते हुए नज़र आएंगे इन नंबर्स की अगर बात करें तो। दूसरी तरफ अगर बात करी जाए तो वर्ल्ड रिसोर्स डाटा जो निकाला है यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस हो रही है लकड़ियों के पेड़ों के कटाव की वजह से ये बढ़ती हुई जा रही है, राइजिंग, और जो डिमांड है लकड़ियों की ये भी बढ़ती हुई जा रही है। तो जो
ज़्यादा ट्री हैं उसका उपयोग फ्यूल के लिए हो रहा है, मेकिंग बिल्डिंग, घर बनवाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। और जो पेपर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आप लिखने के लिए जिस पेपर का इस्तेमाल करते हैं वो भी प्लांट से ही बनता है, ट्री से ही बनता है, याद रखिएगा। तो अभी अगर हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग किस चीज़ का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग प्लांट के जो डिफॉरेस्टेशन है उसमें रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और जो लिखने की प्रक्रिया है सब स्लाइड्स पे हो रही है। तो यहाँ पे पेपर और पेन की ज़रूरत नहीं है। डिजिटली अगर बात करें तो यहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तीसरा जो मुद्दा अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो ग्लोबल जो डिमांड हो रही है लकड़ियों की, ये प्रोजेक्टाइल वे में ग्रो कर रहा है 54%, 10 से लेके 50 तक। यहाँ पे देख रहे हैं प्रोजेक्टाइल वे में ऐसे अगर बात करी जाए तो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। किस चीज़ की डिमांड? लकड़ियों की। तो 5.7 बिलियन क्यूबिक मीटर 2015 तक चीज़ें पहुंच रही हैं, फ्रॉम 3.7 बिलियन क्यूबिक मीटर 2010 में थी। तो ये देखिए कितनी लंबी ये आंकड़ा है, यहाँ तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है। जो स्टडी में हम लोगों को प्राप्त हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस इंक्रीज हो रहा है और 1/3 यहाँ पे बात करी जाए 5 बिलियन टन 2050 तक चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पे 3 बिलियन टन से 5 बिलियन टन के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आने वाली है। तो हम लोग अपने वातावरण को कैसे हेल्दी रख पाएंगे अगर इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग नहीं देखेंगे? क्वेश्चंस यही उठता है, इतनी सारी कन्वेंशन आप पार्टीज हो रही हैं, वर्ल्ड जो है इतना अटेंटिव दिखा रहा है कि इन्वायरमेंट को हमें कंजर्व करना है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम प्लांट जो हैं, ट्रीज जो हैं, उनको डिफॉरेस्ट कर रहे हैं और एफॉरेस्टेशंस की तरफ सही से ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। तो यही सारी प्रॉब्लम है जो निकल के आ रही हैं। पूरे विश्व की बातें करी जा रही है, यहाँ पे ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर चीज़ों की ही बातें करी जा रही है, पर्टिकुलर देश की बात करी जा रही है। पूरे विश्व में ये चीज़ें चल रही हैं, स्पेशली उन कंट्री को छोड़ के जिस कंट्री में प्लांट और एफॉरेस्टेशंस कम है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपको निकाल के यहाँ पे आंकड़ों में ये मिलता है कि जो कार्बन है वह कार्बन, उनके ब्रांचेस, टूल्स, ये रूट्स, ये सारे के सारे ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ द कार्बन को अगर बात करी जाए तो ये कट डाउन करते हैं, यानी एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, तभी तो कट डाउन होगा इन्वायरमेंट से। तो इनका अगर ये स्टैंड ही नहीं रहेंगे एफॉरेस्टेशन के रूप में तो पीपल का क्या हाल होगा, एनिमल का क्या हाल होगा? तो ये कहीं ना कहीं हम इम्पैक्ट करते हुए नज़र आएंगे, अपने ही माता पृथ्वी को यहाँ पे इम्पैक्ट करती हुई नज़र आएंगी चीज़ें। ये जो स्टडी हुई है ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को बता रही है और भी तीव्र गति से इंक्रीज होने वाली है, 1/3 से यहाँ पे बढ़ने वाली है और अधिक जाने वाली है। तो 5 बिलियन टन्स 2050 तक चीज़ें होने वाली है, जो कि 3 बिलियन तक चीज़ें थी। अब देखते हैं किस प्रकार से ये चीज़ें आगे चलती हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ न्यूज़ और फैक्ट्स की तरफ, तो जो हर बार की तरह आपके सामने मैं लेकर के आता हूँ। यहाँ पे क्या है वो न्यूज़ और फैक्ट्स, तो आपको बता दें यहाँ पे ग्लोबल सैनिटेशंस, यहाँ पे इंडिया का एक डाटा निकला हुआ है, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो ओपन डेफिकेशन है, ODF क्या है, ओपन डेफिकेशन, ये क्या होता है? तो ये भी एक इंग्लिश टर्म है, इसको भी आप अगर ग्लॉसरी के रूप में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। डेफिकेशंस होता है जो भी हम लोग मलमूत्र त्यागते हैं ओपन एरिया में, उसको ओपन डेफिकेशंस के रूप में जाना जाता है। तो ये चीज़ें हैं, क्लियर हो जानी चाहिए। और इंडिया जो है सैनिटेशन हाइजीन, इसके मामले में अगर बात करी जाए तो ये किस में आता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो चीज़ें आती हैं वह टारगेट रूप में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। SDG 6 में, SDG 6 के अंदर बहुत सारे टारगेट हैं, उनको भी हम डिटेल में देखेंगे, बैकग्राउंड में देखेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यही चीज़ें कह रही हैं, पुनः जो चीज़ें हैं, जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था मोदी जी के द्वारा 2014 में, तो यहाँ पे ये बोला गया 2019 तक भारत को क्या कर दिया गया,
घोषित कर दिया गया कि हम लोग ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे पुनः ये चीज़ें चैन शुरू होती हुई नज़र आ रही हैं। वही सारी डाटा यहाँ पे बात कर रही है। अब देखेंगे हम जो ये डाटा आपको बताए हैं SDG 6 की डिटेलिंग को। SDG 6 की डिटेलिंग में क्या आता है, याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से किसी भी PCS एग्जाम्स में धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। दूसरा जो बातें हैं UPSC की, वो भी क्वेश्चंस यहाँ से अच्छे से बना देता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है फ्रेंड्स, इसलिए आपको मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसको समझने की ज़रूरत है। क्या आता है 6वें में, क्लीन वाटर और सैनिटेशन, पानी भी इसी में आता है, सफाई भी इसी में आता है, याद रखिएगा। इनके टारगेट को देख लेंगे, ये तो आपका गोल हो गया, याद रखिएगा। अब ये टारगेट है। 6.1 क्या कहता है कि यूनिवर्सल इक्विटेबल एसेस होना चाहिए सेफ और एफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर का, पहले ही टारगेट में मेंशन किया हुआ है। एडिक्वेट इक्विटेबल सैनिटेशन, हाइजीन, सफाई और हाइजीन होनी चाहिए। और ओपन डेफिकेशंस की बात सीधे 2 में करता है, क्वेश्चंस बन सकता है, याद रखिएगा। तीसरा जो टारगेट है इसका इम्प्रूव होना चाहिए क्वालिटी ऑफ वाटर और पॉल्यूशंस कम होना चाहिए। एलिमिनेट करे डंपिंग और मिनिमाइज करे रिलीज ऑफ हैजार्डस केमिकल मटेरियल, तो केमिकल मटेरियल जो हम लोग पानी में मिला देते हैं अब रस जाता है और ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है, तो ये कम होना चाहिए। चौथे में क्या टारगेट करने के लिए बोला, इंक्रीज करे वाटर यूज इफिशियंसी अक्रॉस ऑल सेक्टर, सभी सेक्टर में ये चीज़ें इफिशियंटली यूज होनी चाहिए। पांचवा क्या कह रहा है, इम्प्लीमेंट करे इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी किस प्रकार से हम वाटर को सही तरीके से रिसोर्स को यूज कर सकते हैं, उसकी बातें बोली जा रही हैं। 6वें में क्या बोला जा रहा है कि रिस्टोर करे वाटर रिलेटेड इकोसिस्टम, जैसे कि माउंटेन, फॉरेस्ट, वेटलैंड, रिवर, एक्वाफर्स, लेक, पॉन्ड्स भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो टारगेट कह रहा है, रिस्टोर की बातें 6वें में बोली है, यानी 6.6 में। 6.6 के अंदर आता है 6.A और 6.B, तो इन दोनों को अगर देखा जाए तो एक्सपेंड करने के लिए बात बोले जा रहा है क्या, इंटरनेशनल कोऑपरेशन लाया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाए, तभी जाके डेवलपिंग कंट्री में इन प्रकार की चीज़ें हो पाएंगी। तो प्रोग्राम को चलाने की बात करी जा रही है यहाँ पे कि डीसैलिनेशन हो सके, वाटर इफिशियंसी, फ्रेश वाटर ट्रीटमेंट, ये चीज़ें हो सके। 6B में क्या बोल रहा है, स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है पार्टिसिपेशंस ऑफ लोकल कम्युनिटी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो मुझे यही लगा 6B, अगर लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस अपना दिखा रही है तो चीज़ें सही से इम्प्रूव होती हुई नज़र आएंगी। अब ये थी सारी डिटेलिंग गोल 6 की। अब थोड़ा जल्दी से अगर बात करें, हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये गोल है और गोल के अंदर होते हैं टारगेट। टारगेट कितने दिए हैं, 169 टारगेट, और गोल कितने हैं, 17। क्वेश्चंस पूछा गया है। ये जो SDG है आपका कब आया था, तो 2015 से 2030 तक ये मान्य है। 2015 से पहले क्या था, तो आपका MDG था। कितने लोगों को ये नहीं मालूम होगा MDG क्या है, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है ये। तो मिलेनियम डेवलपमेंट कब से कब होता है, 2000 से 2015 तक चीज़ें चली। ये चीज़ें याद रखिएगा, और ये लगभग 2016 से 30 तक आ जाती है। नो पॉवर्टी सबसे पहली ही इसकी चीज़ें हैं। जीरो हंगर दूसरे में डाला गया है। हेल्थ और वेलबींग तीसरे में डाला गया है। आपको बता दें, क्वेश्चंस जो है हर एक गोल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसलिए सारे गोल को आपको जुबां पे रटने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम हो जाएगी। क्वालिटी का एजुकेशंस मिलेगा तभी जाकर के चीज़ें लोगों को समझ में आएंगी कि क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से हमें एक्ट और एक्टिविटी करना चाहिए, समाज में किस प्रकार से सस्टेनेबल रिसोर्स का यूज होना चाहिए। तो क्वालिटी एजुकेशंस इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, इनमें डिस्पैरिटीज़ यहाँ पर नहीं होना चाहिए। थोड़ा इक्वल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है यहाँ पे। 6ठा आपको बता ही दिया। 7वें में बात करी जाए यहाँ पे एफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी, जो वर्ल्ड इसकी तरफ बढ़ रहा है, तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ वर्ल्ड बढ़ रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या क्या है, कमेंट सेक्शंस में जल्दी से उनके नाम को आप लिख सकते हैं। 8वें की बात करी जाए तो डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जो जीडीपी ग्रोथ हो रही है, उसको यहाँ पे किस तरीके से लेकर चला जाए, इसमें बताया गया है। 9वां में इंडस्ट्री इनोवेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें बोली गई हैं। 10वें में रिड्यूस इनइक्वालिटी, यानी जो रिच
और पुअर के बीच में गैप बनना है, उसको हमें कम करने की ज़रूरत है। हर पहलुओं पे, हर स्फेयर में यहाँ पे सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ की बातें बोली गई हैं। तो जो स्मार्ट सिटीज़ बनाने की बातें बोली गई हैं उसको सस्टेनेबल बनाया जाए, ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। 12वें में दिया है, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है ये, और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशंस और प्रोडक्शंस 12वें में दिया है। ये क्या है आपको थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ कि अगर बात करी जाए, एक कंट्री यहाँ पे अमेरिका है, दूसरी कंट्री यहाँ पे चाइना है। तो अगर अमेरिका यहाँ पे प्रोडक्शंस कर रहा है और करे जा रहा है, प्रोडक्शन करे जा रहा है, चाइना भी यहाँ पे करे जा रहा है, प्रोडक्शन करे जा रहा है, प्रोडक्शन, जो कि दोनों कंट्री सच में प्रोडक्शन ही करे जा रही हैं, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, जो रिसोर्स होगा ना उसकी कमी पड़ जाएगी, जो सस्टेनेबिलिटी होगी ना उसकी कमी पड़ जाएगी, यानी ये डेंजर में चीज़ें आ जाएंगी। तो दोनों तरफ आप देख सकते हैं, दोनों कंट्री इसकी तरफ ये होती चली जाएंगी। क्यों? अब यहाँ पे थोड़ा कॉज को हम समझेंगे, कारण को समझेंगे। कारण क्या होगा, कोई भी कंट्री अगर लिमिटेड प्रोडक्शंस करेंगी तो वह क्या होगा, रिसोर्स को सही तरीके से यूज कर पाएंगी। लेकिन अगर अनलिमिटेड प्रोडक्शंस कर रही हैं तो वो रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं अपने ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए, जीडीपी को आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो ये जो प्रॉब्लम है ये निकल के आ रही है। हमें केवल अपने सरप्लस प्रोडक्शंस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने रिसोर्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे क्या मैं बोलूँगा, अपने नीड के अनुसार, यहाँ पे कंट्री के नीड के अनुसार प्रोडक्शंस होना चाहिए, ना कि ट्रेड के नीड के अनुसार यहाँ पे प्रोडक्शंस होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो देखने की ज़रूरत है। अगर इस प्रकार से चीज़ें होंगी तो ग्लोबली जो रिसोर्स होगा वो बैलेंस रहेगा। अदरवाइज इसी तरीके से जो कंट्री ज़्यादा पावरफुल होंगी वो खूब प्रोडक्शंस करती हुई चली जाएंगी, खूब प्रोडक्शंस करती हुई चली जाएंगी, और रिसोर्स का एक दिन ऐसा आएगा उस एरिया में रिसोर्स की कंप्लीट एक्सप्लॉयटेशंस हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा मुझे अफेक्ट करती हैं और सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट भी करती हैं। 13वां जो इम्पोर्टेंट चल रहा है, क्लाइमेट एक्शन, कोई इसे भूल नहीं सकता। क्वेश्चंस तो यहाँ से यूपी पीसेस में भर भर के आए हैं, यूपीएससी का फेवरेट एरिया भी है। लाइफ बिलो वाटर की बात करी जाए 14वां में, जो भी एक्वेटिक एनिमल है, लाइफ ऑन लैंड, फ्लोरा फौना की यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, जो भी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे उसको कोलैबोरेशंस की ज़रूरत है। पार्टनरशिप फॉर द गोल, जितने भी ये टारगेट और गोल हैं इसमें ग्रुप बना के पार्टनरशिप की ज़रूरत है, एक साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है। तो ये थी सारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें सबसे पहला ही रखा गया है पावर्टी। तो पावर्टी अगर देश में किसी भी जगह पर रहेगी तो वहाँ के लोग भूख से मरते हुए नज़र आएंगे और हेल्थ उनकी बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी। तो जब बच्चों की हेल्थ ही नहीं सही रहेगी उस कंट्री की, तो एजुकेशंस लेना संभव नहीं हो पाएगा, जेंडर इक्वालिटी बिल्कुल नहीं हो पाएगी, सैनिटेशंस की बातें तो भूल ही जाइए, एफोर्डेबल क्लीन एनर्जी के बारे में तो सोच ही नहीं सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी जिसके लोग भूखमरी से मर रहे हैं, इंडस्ट्री इनोवेशंस की बात ही भूल जाइए। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहला है नो पावर्टी। तो जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मैं दे दिया। आशा करते हैं जो डिटेलिंग आपको दिया वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे न्यूज़ और फैक्ट्स कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे हैं, उसको जल्दी से देख लेंगे। तो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में रीपोलिंग के लिए 600 बूथ पे पुनः प्रक्रियाएं जारी हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वायलेंस इरप्ट आउट हो गया था। वोटिंग प्रोसीजर में बैलेट बॉक्स की चोरी हो गई थी, दंगे हुए थे, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। तो कई सारे टीएमसी के कार्यकर्ताओं की डेथ हुई थी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की डेथ हुई थी। ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। जब भी बंगाल के चुनाव होता है इस प्रकार की चीज़ें सुनने में आ ही जाती हैं। आगे बढ़ा जाए अगर, तो नमामि गंगा प्रोग्राम है एक। ये प्रोग्राम क्या है, तो गंगा को क्लीन करने का प्रोग्राम चलाया गया था कि इसमें जो भी फीकल मटेरियल हैं, जो भी रेसिडुअल मटेरियल हैं, एफ्लुएंट हैं, जो भी ट्रीटमेंट का पानी बचा है, जो भी सीवेज का है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे जाने से रोका जाए, ये यहाँ पे प्लान आया था। तो गंगा को यहाँ पे रिजुविनेट करने के लिए प्लान, ये चीज़ें लाई गई थी और ये 2014 से चीज़ें चल भी रही हैं। तो 2600 किलोमीटर जो अपनी रिवर की नेटवर्क है, इसमें जो मरीन लाइफ हैं, जो टर्टल हैं, इनको क्या करा जा रहा है, यहाँ पे मरीन लाइफ में टर्टल यानी गंगा में टर्टल को
टर्टल क्या होता है, कछुए होते हैं। तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के कछुए गंगा में डालने का प्रयत्न हो रहा है। इसी के आधार पे इसको क्लीन करने की बातें बोली जा रही हैं। 2017 से बात करें तो बहुत सारे कछुए गंगा में ब्रीडिंग और रिहैबिलिटेशन सेंटर से डाले गए वाराणसी में भी, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारा इम्प्रूवमेंट भी नज़र आया। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD जो होता है उसमें भी इम्प्रूवमेंट नज़र आया। पानी के एसिडिक कैरेक्टर उसमें भी नज़र आया। पानी में जो हैजार्डस एलिमेंट हैं उसमें भी नज़र आया गिरावट। तो ये चीज़ें हैं जो इम्प्रूव होती हुई धीरे धीरे नज़र आ रही हैं। अगर बात करी जाए अमेरिकन डिप्लोमेट की नेक्स्ट जो न्यूज़ है, तो यहाँ पे अमेरिकन डिप्लोमेट 6 मेंबर इलेक्शंस एक्सप्लोरेटरी मिशंस की बात करी जा रही है यहाँ पे। तो यूरोपियन यूनियन के मेंबर आपके बांग्लादेश पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पे सही से फ्री फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं कि नहीं उसकी जांच करने के लिए 6 मेंबर की कमेटी गई है। हाई पावर अमेरिकन डिप्लोमेट और 6 मेंबर इलेक्शन एक्सप्लोरेशन मिशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन प्लस अमेरिका के डेलीगेट कहाँ पर पहुँच रहे हैं, बांग्लादेश, जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अमेंडमेंट बिल लाया गया है किसमें, तो 1980 का बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरा का पूरा आपको रहने वाला है। आपको पूरी डिटेलिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशंस दे दी जाएगी। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980, ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है। ये एक्ट किस ईयर में आया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि ये चीज़ें सही मैं बोल रहा हूँ। अब चलते हैं, ये जो कमेटी आई है पार्लियामेंट्री की, यहाँ पे इसमें बदलाव बिल डाल दी है कि इसको बदला जाएगा। और बदलने के लिए यहाँ पे कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है इसको कि इस लॉ को अमेंड करके इनेक्ट किया जाए और इंश्योर किया जाए कि इंडिया की जो फॉरेस्ट लैंड है इज़ नॉट वांट ओनली असर्व्ड ऑफ द नॉन फॉरेस्ट पर्पस। तो केवल नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए यहाँ पे यूज़ नहीं हो, और भी कई सारे चीज़ों के लिए यहाँ पे यूज हो। इसलिए इसको जो गवर्नमेंट है एक्ट को चेंज करने के लिए आतुर है। तो एक्ट को चेंज करने का प्रयत्न कर रहा है, एक्ट को डाइल्यूट करने का यहाँ पे प्रयत्न कर रहा है, ऐसा मानना है कई सारे एक्टिविस्टों का। तो एक्ट एम्पावर कर रही है यहाँ पे जो सेंटर को कि जो फॉरेस्ट है उस लैंड को डाइवर्ट करा जाए नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस से और उनको कंपनसेट करने की बातें बोली जा रही हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये नहीं इंपॉर्टेंट है अभी कि इसमें क्या अमेंडमेंट चल रहा है, वो आएगा तब उसकी डिटेलिंग को देखा जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर बात उठ जाए कंजर्वेशंस की, तो इस कंजर्वेशंस की वजह से बात उठ जाता है। तो जल्दी से देखेंगे क्या क्या इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशंस है और क्या इम्पॉर्टेंट इसके लिए NGT कार्य करता है। तो दोनों की चीज़ों को देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट एक्ट्स जो निकाला गया है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, याद रखिएगा 1974 में आया था, क्वेश्चंस आ चुका है। ये पूरे स्लाइड से सारे के सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन ये सेस एक्ट है, याद रखिएगा, इसमें थोड़ी सी अंतर है, 1974 में आई है। एयर एक्ट की बात करी जाए तो 1977 में आई है। फॉरेस्ट एक्ट की बात करी जाए जो अभी अमेंडमेंट करी जा रही है 1980 में आई है, आपको बताया अभी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आई है। पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 में। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। तो सारे से क्वेश्चंस आए हैं और ये गारंटी मैं दे रहा हूँ, सारे से क्वेश्चन आए हैं, आगे भी इसका प्रयोग होगा, कोई डाउट नहीं है। तो याद होना चाहिए आपको पूरा जुबान पे ये चीज़ें एटलीस्ट। अब देखेंगे बैकग्राउंड में जाकर के NGT। तो ये NGT क्या है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो क्या होता है ट्राइब्यूनल, तो यहाँ पर बैठ करके यहाँ पे इस पे डिसीजन लिया जाता है, एक प्रकार का ट्राइब्यूनल होता है। स्पेशलाइज्ड बॉडी होती है जो कि फॉर्म किया गया है NGT एक्ट 2010 में। तो ये भी पूछा है ये एक्ट कब आया था, क्वेश्चंस आया हुआ है। तो ये इफेक्टिव जो है और डिस्पोजल ऑफ द केसेस, जो भी केस आते हैं इसके सामने सिविल रिलेटेड मैटर से, ध्यान रहे यहाँ पे सिविल रिलेटेड मैटर से चीज़ें देखती हैं। ये सिविल रिलेटेड मैटर से जैसे कि प्रोटेक्शंस और कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट और प्रोटेक्ट फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज, इनका केसेस ये कौन देखता है, NGT
नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इन चीज़ों को देखने में सक्षम है, इसको पावर दी गई है। 2010 में ये एक्ट आता है। एनजीटी डील करता है सिविल केसेस, पहले ही बताया। तो ये जो एक्ट अभी बताया आपको पिछले वीडियो में, इन सारे एक्ट का इस्तेमाल करके इनके अंदर ये चीज़ें अपना कार्य करता, अपने पावर का इस्तेमाल इन्हीं एक्ट के अंदर कार्य करता है। अब सीधे यहाँ पे आ जाते हैं। ये 2 एक्ट हैं जो इसके दायरे में, जुरिडिक्शंस में नहीं आते। वो क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन फॉर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, FRA इसको बोला गया है। तो डिसीजन ऑफ द एनजीटी कैन बी चैलेंज इन हाई कोर्ट और हाई कोर्ट। जो भी ये डिसीजन देते हैं महानुभाव एनजीटी, इनका बाइंडिंग नहीं है किसी भी कोर्ट पे। ये सीधे आप जा सकते हैं हाई कोर्ट, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट, आपको जाने की इजाज़त है। दूसरी तरफ बात करी जाए इंडिया की कि एनजीटी लेके आया, तो इंडिया तीसरी कंट्री थी जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद ये चीज़ें ले करके आता है। और फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री की बात करी जाए तो हम लोग पहले थे। वहीं पे इसके ऑफिसेस की बात करी जाए यहाँ पे, तो भोपाल, पुणे, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई यहाँ पर है, लेकिन हेड जो ऑफिस है न्यू दिल्ली में है। 3 बॉडीज़ हैं यहाँ पे, 3 बॉडीज़ के यहाँ पे मेंबर भी हैं। तो जो 3 बॉडीज़ के रूप में देखेंगे, एक तो चेयरमैन, दूसरा जुडिशियल मेंबर, तीसरा एक्सपर्ट मेंबर। इन तीनों बॉडीज़ के जो मेंबर होते हैं मिनिमम 10 साल या मैक्सिमम 10 साल नहीं, मिनिमम 10 मेंबर और मैक्सिमम 20 मेंबर जुडिशियल या एक्सपर्ट पैनल में यहाँ पे रखे जा सकते हैं। तो इसकी और एक्सपर्ट पैनल की बातें बोल रहे हैं, मिनिमम 10 मैक्सिमम 20, इससे ऊपर इनके मेंबर पैनल में नहीं होते हैं, क्योंकि इसको बॉडी बोला है हमें, तो इसलिए बॉडी। अब जो चेयरमैन होते हैं यहाँ पे वो 1 हो जाते हैं यहाँ पे, और जो मेंबर्स होते हैं इसके वो 5 साल के लिए टेन्योर होती है, और दूसरी बार इनका अपॉइंटमेंट नहीं होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से आ सकता है, कंफ्यूज कर सकता है, और क्वेश्चंस आया है, इससे मैं गारंटी देता हूँ। ये जो अपॉइंटमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशंस के बाद। तो याद रखिएगा ये चीज़ें जो अभी आपको एनजीटी की डिटेलिंग में आपको दिया। अब बात करी जाए जो अभी प्रपोज्ड है अमेंडमेंट फॉरेस्ट को लेकर के, तो यहाँ पे डाइल्यूशंस की बातें बोली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट 1996 में जजमेंट दिया था गोदावर्मन केस में, तो ये एक्सटेंड किया था प्रोटेक्शंस करने के लिए कि जो फॉरेस्ट हो उसको प्रोटेक्ट किया जाए। जियोग्राफिकली सेंसिटिव एरिया 100 किलोमीटर का दायरा, इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे ये रखा था। नो सेंट्रल प्रोटेक्शंस फॉर वास्ट ट्रैक्ट ऑफ द सो कॉल्ड डीम्ड फॉरेस्ट, यहाँ पे दिया गया है क्या, नो प्रोटेक्शंस। जो डीम्ड फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट की तरह है लेकिन फॉरेस्ट उनको ऑफिशियली नहीं रिकॉग्नाइज किया गया है, इनको प्रोटेक्शंस नहीं दी जा रही है। यहाँ पे इस प्रकार की बातें बोली जा रही हैं। तो ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं जो अभी एनजीटी बताया, इंपॉर्टेंस कंजर्वेशन एक्ट आपको डिटेलिंग दिया, ये सारे आपको बेनिफिट पहुँचा रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। कोई इश्यू हो तो कमेंट सेक्शंस में आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो अभी आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज में बताया, उसकी डिटेलिंग भी यहाँ पे दे दिया हूँ। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की अगर बात करी जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको निकालती है, जो भी अभी आपको मैं यहाँ पे बताया। रिपोर्ट जो है 10 ग्रेड तैयार करी है ये मिनिस्ट्री, और 10 ग्रेड में सबसे टॉप ग्रेड क्या है, तो दक्ष इसका सबसे टॉप ग्रेड है। क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। तो एबव 90% ये दक्ष आता है। उत्कर्ष जो है उसके बाद आता है, अति उत्तम उसके बाद आता है। जो सबसे लोवेस्ट है वो क्या है, सबसे लोवेस्ट आकांक्षी ग्रुप 3 है जो लेस देन 10% आंकड़ा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें याद रखिएगा। प्रचेष्टा 1, प्रचेष्टा 2, आकांक्षी 1, आकांक्षी 2, आकांक्षी 3, ये इम्पॉर्टेंट है। तो उत्कर्ष के बाद आता है अति उत्तम, के बाद आता है उत्तम। ये चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से बन जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी तरफ चंडीगढ़ की बात करी जाए तो ये अति उत्तम का स्टेटस पे यहाँ पे सबसे ऊपर पोजीशंस लेती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद दिल्ली और गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कैटेगरी की अगर हम बात करी जाए यहाँ पे तो 12 डोमेन में इन कैटेगरी को लिया गया, जैसे कि किस प्रकार से बच्चे सीख रहे हैं, लर्नर आउटकम, क्वालिटी क्या है, एसेस क्या है, वहाँ पे टीचर की किस प्रकार से
प्रेजेंस है। दूसरी बात, प्रोफेशनल डेवलपमेंट किस प्रकार से वहाँ पे हो रहा है बच्चों का। लर्निंग मैनेजमेंट की भी बातें बोल रही हैं, किस प्रकार से मैनेजमेंट को यहाँ पे चलाया जा रहा है। लर्निंग इनरिचमेंट एक्टिविटी की बात करी जा रही है, किस प्रकार से बच्चों को और अच्छे तरीके से हम सिखा सकते हैं, अंडरस्टैंड करा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। इनरिचमेंट की बातें बोली जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ के किस प्रकार से वहाँ पे जो बिल्डिंगें हैं, जो कुर्सी मेज हैं, बैठने के लिए टेबल हैं, बच्चों की वहाँ पे उस बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए, फैसिलिटीज। स्टूडेंट को यहाँ पे ये सारी सुविधाएं स्कूल में प्रोवाइड होनी चाहिए। चाइल्ड के प्रोटेक्शंस की भी बातें बोली गई हैं। डिजिटल लर्निंग की भी इसमें बातें बोली गई हैं। तो जो 12 डोमेन है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से बनेगा तो आपका बचेगा नहीं अगर आपको ये चीज़ें समझ जाएंगे तो। फंड कन्वर्जेंस की बात बोली जाएंगी, किस प्रकार से यूटिलाइजेशंस हो रही हैं, और स्कूल की लीडरशिप डेवलपमेंट की बातें, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दिया। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए जल्दी से देखते हैं। ब्लड लाइन एक एडिटोरियल आई है, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको अच्छे से हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो बिडेन कहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। और ये यूएसए के प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिसीजन अभी रिसेंटली कल ही के एडिटोरियल में आपको मैं बताया, तो क्लस्टर म्यूनिशंस यहाँ यूक्रेन को देते हुए नजर आए। ये क्या है, ये बॉम्बिंग सिस्टम है एक प्रकार से। क्लस्टर ऑफ बम मतलब ग्रुप ऑफ चीज़ें यहाँ पे दी जा रही हैं रसिया के अगेंस्ट में। तो सीधे सीधे यूएसए उतर चुका है सपोर्ट करने के लिए यूक्रेन को, कि यूक्रेन तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, रसिया को हराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अब देखिए इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, तो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की बात करी जाए तो किस तरफ शिफ्ट हो रही है। यहाँ पे यूएसए जो है यूक्रेन को दे रहा है सपोर्ट, और चाइना जो है सीधे सीधे रसिया को सपोर्ट देता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो ईस्ट और वेस्ट पावर है, दोनों में आप यहाँ पे बैलेंस चीज़ें नहीं चल रही हैं। दोनों एक तरीके से अपना सेपरेट चीज़ें दूसरे डायरेक्शंस में लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो चैलेंजेस निकल के आ रहा है कीव मतलब ये यूक्रेन की राजधानी है, कीव याद रखिएगा। तो जो वेस्टर्न अलाइज हैं, वो वेस्टर्न एलाइज किसको बोली जा रही है यहाँ पे, जो यूएसए है, यूरोपियन यूनियन मेंबर है, लंदन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इनको वेस्टर्न एलाइज के रूप में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे यही इशू निकल के आ रही हैं, किस प्रकार से यहाँ पे हर प्रकार से सपोर्ट यूक्रेन को दे करके यूक्रेन की ही यहाँ पे नुकसान हो रही है। नुकसान इसकी बात करी जाए, जो हार्मिंग हो रही है, जो यहाँ पे इकोनॉमिक पावर, मैन पावर, कैजुअलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेस, यहाँ पे रिवेन्यू लॉसेस, हर प्रकार के लोगों को वहाँ पे जिस प्रकार से प्रॉब्लम हो रही है, आप कंसिडर कर सकते हैं वो कि किस प्रकार से इम्पैक्ट कर रही है और किसको इम्पैक्ट करेगी। तो ये एक ही कंट्री है, यूक्रेन को इम्पैक्ट कर रही है। रसिया का जो चीज़ें हैं वो तो कहीं ऑयल से भरपाई कर ले रहा है। ऑयल की ये क्या करता है, ऑयल का प्रोडक्शंस अधिक करता है, जिसके कारण वर्ल्ड में ऑयल को सेल आउट भी कर रहा है, और इसका ऑयल इंडिया खरीद रहा है चीप रेट पे भी, वो भी। तो यहाँ पे जो क्लस्टर ऑफ म्यूनिशंस दिए हैं उसकी वजह से इम्पैक्ट नज़र होती हुई आ रही है, और ये एक प्रकार से धुंधला जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, जो कि क्लियर कट चीज़ें हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से यूएसए यहाँ पे ये चीज़ें लेकर के आ रहा है। हालांकि इसके क्लस्टर म्यूनिशंस की बात करी जाए तो बहुत सारे कंट्री में इस पे बैन है, फिर भी यहाँ पे 100+ कंट्री में बैन है, फिर भी यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं वो क्या है, फिर भी ये यूज इसका कराया जा रहा है यूक्रेन के द्वारा। कौन दे रहा है, ये यूएसए ही ये प्रोवाइड कर रहा है। तो 1, 2, 5, 10, 20 बार ये चीज़ें नहीं, अब जाकर के मार्केट में लेकर के आया है क्लस्टर म्यूनिशन। यानी पहले भी 25-30 बार बात करी जाए तो अलग अलग प्रकार के एम्यूनिशंस दिया, लेकिन क्लस्टर म्यूनिशंस अब जाकर के चीज़ें आई हैं जो कि तबाही मचाती हुई नज़र आ रही हैं। यूएस जो है सिग्नेटरी नहीं है किसका, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस की, इसका ये साइन नहीं किया, इसलिए इसका दुरुपयोग क्या ये करवा सकता है। ह्यूमैनिटी के आधार पे ये तो गलत है, लेकिन अगर बात करी जाए साइन नहीं किया है तो इसके पास अधिकार है, ये इसका उपयोग कर सकता है और वही करवा भी रहा है ये। लेकिन सही तरीके से जो बात बोली जाए अगर कि यूक्रेन और रसिया में अगर लड़ाई हुई है तो यहाँ पे सीधे आके यूएसए यहाँ पे कूद आया है। यूएसए का काम ही है अफ़गानिस्तान में चीज़ें वहाँ कूदना, पाकिस्तान में हो वहाँ कूदना, तालिबान में हो वहाँ कूदना, वियतनाम में हो वहाँ कूदना। तो वियतनाम में कूदे तो हार गए,
अफ़गानिस्तान में कूदे तो वहाँ से जीत नहीं पाए, वहाँ से छोड़ के उनको जाना पड़ा। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं, साउथ अफ्रीका में बहुत सारी अफ्रीकन कंट्री में कूदें, वहाँ पे भी ये इशू। तो हाँ, ये हाथ डालने का इसका पुराना प्रक्रिया है। इसी के संदर्भ में देखा जाए तो ये 22वां पैकेज है जो यूक्रेन को दिया जा रहा है और रसिया के युद्ध में यूक्रेन से जो चल रही है, इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे वार में जो डोमिनेट कर रहे हैं आर्टिलरी, यूक्रेन को यहाँ पर प्रोवाइड करी जा रही है, वेस्ट वेपन प्रोवाइड करी जा रही है। तो आर्टिलरी सेल्स, एम्यूनिशंस यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है और रसिया की इंडस्ट्रियल जो सिस्टम है वो बैक कर रही है रसिया को। तो यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं जो दोनों कंट्री आपस में लड़ रही हैं। तो पीस प्रोसेस कैसे होगी, क्या कभी वार ये रुकने का नाम लेगी? क्योंकि रसिया के पास एम्यूनिशंस की कमी नहीं है, यूएसए के पास एम्यूनिशंस की कमी नहीं है। बात करी जाए अगर यूक्रेन की, तो यूक्रेन बीच में पिस रहा है, इसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे लोग यहाँ पे मारे जा रहे हैं। अगर कंट्री के लोग ही हैप्पी नहीं होंगे तो हम 3 साल तक लड़ाई भी कर लिए तो क्या रसिया इससे पीछे हट जाएगा? रसिया बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। और रसिया से जो भी आर्म्स एम्यूनिशंस आ रहे हैं और तीव्र गति से आ रहे हैं, अब तो वो न्यूक्लियर मिसाइल भी लगाने के फेर में है, जो कि न्यूज़ में चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये चीज़ें विशाल मेगा रूप लेती हुई नज़र आ रही हैं। किस प्रकार से ये इम्पैक्ट करेंगी वो हम सभी चीज़ें को जानते हैं। तो ये कब वार रुकेगी ये कहना बिल्कुल भी जायज़ नहीं होगा कि किस डेट को, किस साल को ये वार रुकेगी। क्यों? क्योंकि वार होने से बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। देखिए, वार हुआ तो वार से आर्म्स और एम्यूनिशंस जो है वर्ल्ड में उसकी खरीद फरोख्त बढ़ गई। तो खरीद फरोख्त बढ़ गई तो कौन सी कंट्री को फ़ायदा हुआ? तो यहाँ पे सीधे सीधे 2-3 कंट्री हैं जिनकी फ़ायदा हुआ। तो पहला बात करी जाए यहाँ पे अगर, तो यूएसए है, वो आर्म्स एम्यूनिशंस बनाता है और वर्ल्ड को बेचता है, नए नए टेक्नोलॉजी बनाता है, वर्ल्ड को बेचता है। दूसरा बात करी जाए रसिया भी यहाँ पे यही सेम कार्य करता है। तो दोनों कंट्री आर्म्स एम्यूनिशंस बनाने में बहुत माहिर हैं और इन्हीं की सेलिंग्स बढ़ रही है। जब आप स्टॉकहोम रिपोर्ट देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा ये 2 कंट्री सेल आउट करती हुई नज़र आ रही हैं। तो जो चीज़ें आपको यहाँ पर बताया वो क्या है? यहाँ पे सिंपली वही सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन किया हूँ। यहाँ पे आपको बता दें, रशिया और यूक्रेन की जब भी बात आएगी तो आपको रसिया यहाँ पे अपना गेम खेलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे फंस जाएंगे कौन? यूक्रेन महाराज। उनको तो सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको आर्म्स एम्यूनिशंस की ज़रूरत है। वो किससे मांग रहे हैं? तो यहाँ पे मांगने का प्रक्रिया चल रहा है यूएसए से। यूएसए हाथ खींचा, जैसे ही रोड पे आ जाएंगे ये। तो यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं, किस प्रकार से यूएस यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है हाथ डालकर यूक्रेन वाले इशू में। तो जो कन्वेंशनल वार थी यहाँ पे, वो अब जा कर के अलग प्रकार से वार हो रही है। और यहाँ पे अगर बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेजियस पोजीशंस में यूक्रेन ही रहेगा अगर तुलना करें रसिया की आर्टिलरी सुपीरियोरिटी से। तो रसिया में बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का है, अभी वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है क्योंकि वो जान रहा है उसका उपयोग वो कर देगा तो वहाँ पे जो ह्यूमंस हैं उनको बहुत तीव्र गति से इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आएगा। तो ये थी सारी डिटेलिंग जो आपको अभी मैं बता रहा हूँ। अब जल्दी से थोड़ा ये चीज़ें देख लिया जाए कि ये जो लोकेशंस है वो है कहाँ। तो आप देख सकते हैं रसिया का लोकेशंस ये है, लुहांस्क ये रीजन है जो चपेट में आ चुका है रसिया के कंट्रोल में। दोनेस्क ये रीजन भी काफ़ी हाईलाइटेड है। जपार्जियो न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन का यहाँ पे स्थापना किया है, इस पे भी अटैक होने की बातें बोली जा रही हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है सी ऑफ अजेव और ब्लैक सी। तो ब्लैक सी क्रीमिया देख सकते हैं 2014 में यहाँ पे हथिया लिया है कौन? रसिया, जिसकी वजह से G8 कंट्री से G7 कंट्री बन गई। एक इसमें से माइनस हो जाता है कौन? आपका रसिया। इसी युद्ध के बाद इसको G7 के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये थी सारी डिटेलिंग जो आपको मैं बता रहा हूँ। यूक्रेन में इम्पोर्टेंट रिवर है एक नाइपर रिवर जो आपको ब्लैक सी में आके मिलती है। यहाँ पे एक पास है, इस पास का क्या नाम है कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें। ये देखिए ये पास सी ऑफ अजेव और ब्लैक सी को जोड़ता है, तो ये पास का क्या नाम है क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें। थोड़ा इस बाउंड्री को भी देख लें किस किस कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करती है। तो बेलारूस हो गया, पोलैंड हो गया,
स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, मोल्डोवा हो गया। तो ये कंट्री हैं, याद रखिएगा। ये जो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पिछले ही यूपीएससी एग्जामिनेशंस में आई है। तो इस बार का जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसमें क्वेश्चंस आए हैं। अब देखा जाए रसिया की अगर, तो रसिया लास्ट फ्यू मंथ में यहाँ पे अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम फोर्टिफिकेशंस किया है और 1000 किलोमीटर की फ्रंट लाइन भी तैयार किया। कहाँ पे? खैरसन रीजन में और खार्किव रीजन जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट आपका ये रीजन हो गई। तो खार्किव देख सकते हैं यहाँ पे आप, यहाँ पे इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है इन सब चीज़ को, और यूक्रेन को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। यहाँ पे माइनर टेरिटोरियल गेन यूक्रेन भी रिकवर करता हुआ है, लेकिन उससे क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब आपके पास ज़ैपोरिज़ियो है, ये भी प्लांट आप बंद करने की बातें बोल रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वयं यूक्रेन ही अपने लोगों पे अटैक कर रहा है ताकि वर्ल्ड को ये मालूम चले कि जो अटैक कर रहा है वो रसिया अटैक कर रहा है। दूसरी तरफ ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसको भी बताया गया है, इस पर भी अटैक हो सकता है। तो ये जो है चीज़ें चल रही हैं जिस पे रसिया कंट्रोल किया है और ये इशू निकल के आ रही हैं। रियलिटी की अगर हम बात करें बैटलफील्ड में, तो यूएस जो है, अब यूएस के प्रेसिडेंट बिडेन जो हैं यहाँ पे क्या बोले हैं, तो डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, अपना क्लस्टर म्यूनिशंस देते हुए नज़र आ रहे हैं जो वार क्राइम के रूप में कमिटेड यहाँ पे बोल रहे हैं कि रसिया की वार क्राइम एक प्रकार से है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। अब किस प्रकार से सपोर्ट करी जा रही है, सारे वेस्ट कंट्री मिलके एक रसिया के खिलाफ ही यहाँ पे बचे हुए हैं जो यहाँ पे ऐसी चीज़ें चला रहे हैं। कीव की बात करी जाए, अगर यूक्रेन की बात करी जाए, तो यहाँ पे आरोप चल रहा है कीव भी अपने ही लोगों को, सिविलियंस को टारगेट कर रही है दोनबास वाले रीजन में। तो दोनबास वाले रीजन में दोनों प्रकार के लोग होते हैं, एक प्रो रसियन, एक प्रो यूक्रेनियन। तो ये प्रो यूक्रेनियन वहाँ बहुत कम है, इसकी वजह से देखिए उसी पे अटैक करना शुरू कर दिया है यूक्रेन। तो यहाँ पे बहुत गंभीर स्थिति यहाँ पर बनी है। इन रीजन्स की बात करी जाए अगर, यहाँ पे बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस यहाँ पे क्रिएट हो गई है इन जगहों पे। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो रीजन है वो प्रो रशियन पीपल यहाँ पे रहते हैं और बहुत कम मात्रा में यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो प्रो यूक्रेनियन हैं। तो यहाँ पर इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के यूक्रेन क्या कर रहा है, उन्हीं अपने ही देश के वासियों पे ऐसी चीज़ें कर रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो चल रही हैं वो अपने ही सिविलियंस को मारना, बैटलफील्ड में अपने ही लोगों पे बमबारी करना, ये क्या चीज़ें दर्शाती हैं यहाँ पे, वो सारी चीज़ें निकल के आई। आशा करते हैं यूक्रेन का जो डिटेलिंग आपको आज दिया होगा वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। 500 दिन का जो कंप्लीट हो गया है ये बैटल, अभी रिसेंटली स्नेक आइलैंड पे पहुंचकर, स्नेक आइलैंड कहाँ है, तो आपके ब्लैक सी में यहाँ पे स्नेक आइलैंड है, याद रखिएगा, क्वेश्चंस बन सकता है। यहाँ पर पहुँच के 500 जो दिन पूरा हुआ ये बैटल का, उसका जो भी ब्रेव वॉरियर हैं उनको फूल चढ़ाते हुए नज़र आए, जिसके लिए ये न्यूज़ में चीज़ें आ गई हैं, आर्टिकल न्यूज़ में है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी ये जो वार है ये बहुत लंबा खींचने वाला है, ये वार अभी ख़त्म नहीं होगा। तो यही चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो विश्व में पीस की बातें बोली जाती हैं, वो पीस कैसे नज़र आएगी। आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे हम अन्न भाग्य फियास्को, इसके बारे में समझेंगे। अन्न भाग्य जो योजना कर्नाटका गवर्नमेंट लाई थी वो क्या है, तो अन्न भाग्य योजना कर्नाटका गवर्नमेंट यानी कांग्रेस अपने इलेक्शन की रैली में 5 गारंटी स्कीम लेकर के आता है। उसमें एक स्कीम अन्न भाग्य स्कीम है। इस स्कीम के तहत ये प्लेस करता है कि लोगों को 5 किलोग्राम फ्री राइस एवरी मेंबर यहाँ पर दिया जाएगा, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है, बीपीएल में है, उनको प्रोवाइड करेगी। तो ये चीज़ें निकल के आती हैं, यहीं पे चीज़ें निकल के आती हैं कि जो स्टेट हैं और जो सेंटर है इनमें टसल शुरू हो जाता है। सेंटर क्या बोलता है, सेंटर बोल रहा है कि जो ये चीज़ें हैं कि हर स्टेट अगर इसमें क्या करेंगी, ये स्कीम लेकर के आएंगी कि हम आपको फ्री चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, पीडीएस सिस्टम के तहत अन्न देंगे, तो
हर स्टेट को हम कैसे प्रोवाइड करा पाएंगे, इतना गेहूं इतना अनाज कैसे प्रोवाइड करा पाएंगे, उसका एक वैलिड कंसर्न निकल के आ रहा है। दूसरे तरफ भी बहुत सारे वैलिड पॉइंट हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो क्रिटिक्स निकल रही है पीडीएस की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिससे हम यहाँ पे अन्न भाग्य के रूप में भी देख सकते हैं, जो भी अनाज है वो डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, तो ये पीडीएस सिस्टम यहाँ पे बोला जा रहा है। तो जो रिकॉग्नाइज करी है इस रोल को, तो ये पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए है, हंगर को समाप्त करने के लिए है। कोविड-19 में भी, लॉकडाउन में इसका बहुत प्रकार से उपयोग हुआ, तो यहाँ पे सराहना भी मिली थी। तो जो मोदी जी यहाँ पे करे थे उसका सराहना मिला, और जो कर्नाटका गवर्नमेंट कर रही है उसके लिए सेंटर राजी नहीं हो पा रही है। एक्ट भी है इसको लेकर के, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में ये चीज़ें आई थी, जो कि ये चीज़ें याद रखिएगा। क्या थी ये? तो पीडीएस सिस्टम यहाँ पे लेकर के आएगा, जो 50% ऑफ द अर्बन, 75% यानी गांव के लोगों को कवर करता हुआ पीडीएस के अंतर्गत ये एक्ट आया था 2013 में, क्वेश्चन पूछा गया। इसके अंतर्गत इन 75% और 50% पीपल को कवर करेगा रूरल और अर्बन एरिया में। लेकिन वहीं पे एफसीआई की बात करी जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 ब्रॉड पर्पसेस यहाँ पे दिखाई देती हैं कि किस प्रकार से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो अपना पलड़ा झाड़ रहा है। OSSM या OMSS स्कीम आई थी, ये स्कीम यहाँ पे देख सकते हैं। इस स्कीम के तहत अभी रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैप लगा दी है, एक लिमिट लगा दी है कि 10 मिलियन टन से लेके 100 मिलियन टन तक ही आप चीज़ों को खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा आप खरीद नहीं सकते। और ये चीज़ें बेची जाएंगी किसको? जो मार्जिनल फार्मर हैं उनको बेची जाएंगी, ऐसा बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे एफसीआई का कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं, उसको देखेंगे। तो ये सपोर्ट करेगा जो भी प्रोड्यूस करेगा, प्रोक्यूर करेगा, जैसे कि वीट और राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, इसलिए इसको ऐसी चीज़ें लेकर के आया है। और ये सेंट्रल जो है इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को ये प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। दूसरा जो चीज़ें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है यहाँ पे कि ये मीट करेगी जो भी रिक्वायरमेंट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम को, जैसे कि 5 किलोग्राम पर पर्सन एवरी मंथ। तो यहाँ पे NFSA एक्ट के तहत कंज्यूमर सब्सिडी में यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी। तीसरा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि प्राइस को मार्केट में स्टेबलाइजेशन करने के लिए ये स्कीम लाई है और इसको इम्प्लीमेंट करी जाएगी। अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे 3 कारण तो यहाँ पे बताया, और जिस कारण से यहाँ पे OMSS को भी डिसकंटिन्यू करने के लिए बातें बोली जा रही हैं। स्टेट को यहाँ पे प्रोवाइड करने की ही बातें नहीं बोली जा रही हैं, जिसके कारण यहाँ पे इशू निकल के आ रहा है। दूसरी तरफ क्या चीज़ें जो गवर्नमेंट है यहाँ पे वो अपना चिंता व्यक्त करती हुई नज़र आ रही हैं कि जो भी स्टॉक है कंफर्टेबल लेवल पे है, फिर भी यहाँ पे बहुत सारी इशू क्यों निकल के आ रही हैं। ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं जो आपको मैं यहाँ पर बता रहा। अब सेंटर जो है स्टॉक करती जा रही है वीट की, ग्रेन की, लेकिन फिर भी प्रोवाइड अगर ना करे तो ये क्वेश्चंस तो उठाएंगे ना स्टेट। वही सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो फूड ग्रेन को लेके यहाँ पे जो भी बेनिफिशियरी हैं उनको मिलना चाहिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जिनको नीड है उनको भी मिलना चाहिए। यहाँ पे अगर पीडीएस सिस्टम से बांटने की ज़रूरत है तो ये चीज़ें तो गवर्नमेंट कर ही रही है स्टेट की, फिर भी उसको आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो स्कीम लाई थी अन्न भाग्य, आपको बता दिया, उसको लेकर के यहाँ पे ये विजन जो है लेकर के आया है फूड सिक्योरिटी, और इसी को प्रॉमिस पूरा करने के लिए यहाँ पे 5 किलो जो राइस है पर मेंबर यहाँ पे देने की बातें बोली जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे इसी को धोखा मिल रहा है, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं चल पा रही हैं। तो जो प्रॉमिस किया है अगर पूरा नहीं किया तो कहेंगे कांग्रेस धोखा दे दिया। इसलिए कांग्रेस क्या किया है, यहाँ पे कैश रुपीज़ लोगों को प्रोवाइड करना शुरू किया। दूसरी तरफ एक इशू निकल के आ रहा है कि इसको एक्सटेंड करना चाहिए और भी चीज़ों को जोड़ना चाहिए। तो इसमें और भी चीज़ों को जोड़ने की ज़रूरत है। वो क्या चीज़ें हैं, तो इसमें पल्सेस को जोड़ा जाए, ऑयल को जोड़ा जाए पीडीएस सिस्टम से, क्योंकि बहुत सारे ऐसी सरकारें हैं जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल सिस्टम, यहाँ पे राशन कार्ड होल्डर हैवी सब्सिडाइज रूपी में यहाँ पे दाल और तेल को भी पा जाते हैं। तो इससे राइस और गेहूं से आगे देखने की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस निकल के आ रहा है। ये थी सारी डिटेलिंग, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो फॉरेस्ट की डिक्लाइन हो रही है, फॉरेस्ट रिलेटेड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट
एडिटोरियल आया हुआ है उसको हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे बात करी जाए ट्रॉपिकल एरिया की, तो अगर ये हमारा ग्लोब है तो ट्रॉपिकल एरिया क्या हो गया, ये हमारा ट्रॉपिकल एरिया है, यानी 27.5 से 27.5 नॉर्थ और साउथ तक ट्रॉपिकल बेल्ट होता है, इक्वेटर से नॉर्थ इक्वेटर से साउथ, ये एरिया ट्रॉपिकल बेल्ट होता है। तो ट्रॉपिकल एरिया में अगर बात करी जाए तो 4.1 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द फॉरेस्ट यहाँ पे लॉस हुए हैं, जो कि इक्विवेलेंट है क्या, 11 फुटबॉल फील्ड के यहाँ पे इक्विवेलेंट है। और लूज हो रहा है ये 11 फुटबॉल फील्ड पर मिनट। यहाँ पे कहाँ से कट रहे हैं, तो आपके ये कट रहे हैं वर्ल्ड से, जो चीज़ें सोचने योग्य बातें हैं। ज़्यादातर कटाई इसकी कहाँ से हो रही है, तो ब्राज़ील के अमेज़न वाले फॉरेस्ट से ये चीज़ें हो रही हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ने, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का जो रिपोर्ट है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ने यहाँ पे इन रिपोर्ट में ये चीज़ें बताई। जो फॉरेस्ट लॉस है वो 2.7 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इमिशन कर रहा है। तो जो फॉरेस्ट आप काटेंगे तो वो एब्जॉर्ब करेगा नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, अभी मैं आगे बताया, तो क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस यहाँ पे होंगी जो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। क्या आवश्यकता है रिड्यूस करने की, ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन एटलीस्ट 10% एवरी ईयर टू मीट 2030 टारगेट। तो 10% यहाँ पे रिड्यूस करेंगे हम डिफॉरेस्टेशंस में ग्लोबली, तब जा कर के ये चीज़ें कुछ हद तक कंट्रोल होंगी। 2022 के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन रेट 3.1% लोअर देन द बेसलाइन 2018-20 तक चीज़ें हैं। फॉरेस्ट लॉस जो अभी आपको बताया अमेज़न के जंगलों में यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं और बहुत तीव्र गति से इन फॉरेस्ट में चीज़ें हो रही हैं। डिफॉरेस्टेशंस की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, वो भी तीव्र गति से। प्राइमरी जो फॉरेस्ट है वहाँ पे उसको जला दिया जा रहा है। वहाँ पे कल्टीवेशंस करने के लिए जो झूम कल्टीवेशंस होते हैं, जो कई प्रकार के कल्टीवेशंस होते हैं, मिल्पा कल्टीवेशंस होते हैं, रोका कल्टीवेशंस होते हैं, ये झूम की कैटेगरी में होते हैं। भारत में झूम कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्ट में जो होता है उसी प्रकार की ये वर्ल्ड में भी कल्टीवेशंस होती हैं। यानी इन प्रकार की कल्टीवेशंस को यहाँ समझ लें। यहाँ पे कोई पॉपुलेशंस है तो यहाँ पे जंगल है, गया जंगल, इसको काटा, इसको जलाया, यहाँ पे खेती किया, फिर 2 साल 3 साल खेती किया, फिर इस लैंड को छोड़ दिया फर्टाइल होने के लिए। यानी इसमें 2-3 साल तक छोड़ देगा तो इसको, इसकी फर्टिलिटी उर्वरकता बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे किया, फिर इसको छोड़ दिया, फिर यहाँ पे किया, फिर इसको छोड़ दिया। इस प्रकार से झूम कल्टीवेशंस टाइप से चीज़ें चलती हैं। तो ये क्या कर रही हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करती हुई नज़र आ रही हैं। ये भी एक इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। अगर बात करी जाए डिक्लाइन की तो इंडोनेशिया में भी कम चीज़ें नहीं हो रही हैं, बहुत तीव्र गति से इंडोनेशिया में भी डिक्लाइन हो रही हैं, बहुत तीव्र गति से मलेशिया में भी डिक्लाइन हो रही हैं। कोस्टा रिका, चाइना, कोट डिवर, वियतनाम, गैबन, मेडागास्कर, निकारागुआ, इक्वेटोरियल गुनिया, ये कंट्री भी इसी तीव्र गति से यहाँ पे फॉरेस्ट को यहाँ पे डिक्लाइन करती हुई नज़र आ रही हैं। यानी वर्ल्ड में ये चीज़ें संकेत तो दे दिया है कि वर्ल्ड जो है शिफ्ट कर रहा है मॉडर्निटी की तरफ, और कहीं ना कहीं ये फॉरेस्ट का क्या हो रहा है, फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशंस की तरफ वर्ल्ड बढ़ रहा है। तो ये जो रिपोर्ट निकल के आया है ग्लोबल डिफॉरेस्टेशंस, ये रिड्यूस किया है 10% एवरी ईयर 2030 तक। 2030 तक जो टारगेट हम लोग सेट किए हैं कि कार्बन इमिशंस को कम करना है, तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा 10% तक। ये चीज़ें यहाँ बोली जा रही हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, घाना, बोलीविया, इनमें भी रिपीटली यहाँ पे चीज़ें कम हुई हैं जो आपको अभी मैं बताया। अब देखे जाए, थोड़ा पुराना रिपोर्ट है 2015 का, लेकिन अभी भी चीज़ें आप लाल तरीके से देख सकते हैं कहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये वही है अमेज़न की जंगलें जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये ब्राज़ील है, एक कंट्री जहाँ पे तीव्र गति से, यानी फुटबॉल एरिया का 11-11 फुटबॉल एरिया का पर मिनट में पेड़ों का सफाया हो जा रहा है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसके कारण ये लंग ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है जिसको, ये अब समाप्त होता हुआ नज़र आ रहा है अमेज़न की जंगलें। तो ये देख सकते हैं किस प्रकार से इन कंट्री में भी पेड़ों का कटाव हो रहा है, जो कि आपको वियतनाम, इंडोनेशिया, ये कंट्री भी अभी आपको मैं एक्सप्लेन किया। तो अभी भी वही डाटा है। निकारागुआ, ये कंट्री भी देख सकते हैं, जिन कंट्री में फॉरेस्ट है यहाँ पे भले 15 का डाटा है, लेकिन अभी भी ये डाटा रेलेवेंट है।
तो ये डाटा देखिए किस प्रकार से चीज़ें कट रही हैं, ग्लोबली ये चीज़ें किस प्रकार से डिफॉरेस्ट हो रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। आशा करते हैं ये सारी चीज़ें जो आपको बताया वो क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्राउन जेवल। ये क्राउन जेवल क्या है इसको हम लोग समझेंगे और थोड़ी सी डिटेलिंग में जा करके भी चीज़ों को समझेंगे। जून 2022 की अगर बात करें तो जो WTO है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है चलिए जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शंस में। ये जो WTO है इसका जो मेंबर हैं, जो इसके कंट्री हैं यहाँ पे, तो यह यहाँ पे क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो एक प्रकार से प्रॉब्लम फेस करती हुए, वो भी वाइटल प्रॉब्लम फेस करती हुए यहाँ पे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ये निकल के आ रही है। किस प्रकार की प्रॉब्लम वो हम लोग देखेंगे। इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है कि जो WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है, तो जो कोई भी इशू ट्रेड रिलेटेड, कॉमर्स के रिलेटेड इंटरनेशनली आता है तो यही बॉडी है डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम WTO के अंदर यहाँ पे रिजॉल्व करता है। तो अगर ये चीज़ें यहाँ पे नहीं हो, जिसे हम लोग क्राउन जेवल भी बोलते हैं, तो यहाँ पे 2024 तक यहाँ पे चीज़ें नहीं है, इसको रद्द कर दी गई है। डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम को यहाँ पे पोस्टपोनमेंट की तरफ बढ़ा दिया। इसमें किसका हाथ है, तो डायरेक्टली यहाँ पे US का इसमें हाथ है, जिसके कारण इसको लंबे समय तक पोस्टपोन पे रखे, यहाँ पे अपॉइंटमेंट ही नहीं करा गया है। तो ये इशू निकल के आती है। अपीलेट बॉडी क्या है यहाँ पे, तो सेकेंड टियर ऑफ WTO DSS है। ये सुनती है जो भी चीज़ें हैं WTO की पैनल के हिसाब से कि क्या फंक्शनल नॉन फंक्शनल है, और यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे सिंगल हैंडली यहाँ पे इसको नॉन फंक्शनल बनाया हुआ है। किसको, DSS को। ये क्या है, डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम, यानी ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाते हैं WTO के द्वारा, उसी को नॉन फंक्शनल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाए हुए हैं। इनके मेंबरों की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है। अपीलेट बॉडी यहाँ पे 95 से 19 तक क्या कर रही है, इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ को होल्ड करके यहाँ पे कंट्री से यहाँ पे क्या कह रही है, यूरोपियन यूनियन अकाउंटेबल फॉर इंटरनेशनल लॉ ब्रीचेज। तो यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे आरोप दर आरोप लगाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं US कर सकता है, यहाँ पे उस पर अपॉइंटमेंट नहीं करा जा रहा है। लार्जर गेम खेलता हुआ US नज़र आ रहा है, जो कि आपको बता दें सीधे सीधे डिजुडिशियलाइजेशंस की बात करी जाए, जो जुडिशरी पावर है WTO की, कोर्ट वाली पावर जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर देता है, यहाँ पे उसको डाइल्यूट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो WTO जो है यहाँ पे क्रिएट ही किया गया था इसी चीज़ को लेकर के कि एक न्यू लिबरल कंसेंसस होगा, सबकी सहमति से चीज़ें वहाँ पर होंगी। ये कोल्ड वार के बाद से इसकी चीज़ें निकल के आई थी। लेकिन WTO अभी बात करी जाए तो अलग प्रकार से इन चीज़ को रेगुलेट कर रहा है, ग्लोबल ट्रेड को इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे जुडिशलाइजेशन सिस्टम जो है और इंटरनेशनल कोर्ट वाले सिस्टम, यहाँ पे इसको इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करी जाए WTO की अगर, तो हम थोड़ा WTO की बैकग्राउंड में जा कर के देखेंगे तो हमको सारी चीज़ें क्लियर से समझ में आएंगी और बैकग्राउंड से क्वेश्चंस UPSC बना देता है। तो ये है आपका WTO, एक प्रकार से इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, रेगुलेट करता है क्या, इंटरनेशनल जो भी ट्रेड हो उसको रेगुलेट करता है कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं और सही प्रकार से चीज़ें, रूल्स और लॉ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो और गवर्न करे ट्रेड को इंटरनेशनली, यहाँ पे इसके लिए जिम्मेदार है। ऑफिशियली शुरू होती है 1 जनवरी 1995 से क्या, WTO। बात करी जाए मर्राकेश एग्रीमेंट में, इसको 1994 में इसको WTO बना जाता है। उससे पहले ये क्या गाट के रूप में नज़र आता है, वो भी आपको डिटेलिंग यहाँ पे दी जाएगी। तो ये रिप्लेस करता है क्या, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गाट। इसका पहला नाम क्या है, गाट है, याद रखिएगा। और ये 1948 में इसकी स्थापना होती है, किसकी, गाट की, जो कि रिप्लेस करके मर्राकेश ट्रीटी। इसके पहले कौन सी, यूरुग्वे राउंड होती है। यूरुग्वे राउंड के बाद मर्राकेश ट्रीटी में इसको कन्फर्मेशन फाइनल कर दिया जाता है और इसका नाम WTO पड़ जाता है। ये चीज़ें याद रखिएगा। 48 में हुई, 1994 में ये आता है, 1995 में स्थापना 1 जनवरी को ये चीज़ें
हो जाती हैं। तो 48 और 1995 याद रखिएगा। गाट जो है ट्रेसेस करता है इस ओरिजिन कहाँ से, तो जो गाट की स्थापना हुई अभी बताया मैं, वो 1994 ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से ये निकल के आया है। तो जो गाट निकल के आया है ब्रेटन वुड से निकल के आया है। अब मर्राकेश जो बना, मर्राकेश से निकल के आया WTO। ये चीज़ें याद रखिएगा। फाउंडेशंस इसकी पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद से रखी गई थी, किस प्रकार से फिनेंशियल सिस्टम को यहाँ पर लेकर के चला जाएगा। इसकी इन्हीं के आधार पे 2 इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक। WTO की अगर बात करें तो लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 164 मेंबर और 98% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल GDP होती है। ऑफिशियल लैंग्वेज 3 है, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश। WTO का हेडक्वार्टर चलिए बता ही दिया मैं, यहाँ पे दे दिया हूँ, स्विट्जरलैंड जेनेवा में यहाँ पे है। ये एक टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है और इसकी टॉप डिसीजन मेकिंग WTO की बॉडी क्या है, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं। जो कंपोज करता है ऑल मेंबर स्टेट, यूजुअली जो कन्वीन करते हैं बाईएनुअली। इसका क्या मतलब होता है, 2 साल में एक बार ये मीटिंग होती है, किसकी, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है वो किस चीज़ की, जनरल काउंसिल की मीटिंग। ये 1 साल में कई बार होती रहती है। एग्रीमेंट यहाँ पे 6 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट के रूप में सारी की सारी 60-70 एग्रीमेंट होती है, इसी के अंतर्गत आती है। तो WTO पे यहाँ पे एग्रीमेंट होता है कि इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। मल्टीलेटरल एग्रीमेंट होता है ट्रेड और गुड्स को लेकर के। दूसरी जो बातें बोली जा रही हैं, जनरल एग्रीमेंट होता है ट्रेड और सर्विसेज को लेके। यहाँ पे ट्रिप्स की भी बातें बोली जा रही हैं। तो ये क्या है, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को कौन यहाँ पे, कॉपीराइट कौन यहाँ पे, पेटेंट, ये सारी चीज़ें लेगा। ये भी डिस्प्यूट ये सेटल करता है। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट भी बनाई गई और रिव्यू करेगा गवर्नमेंट की ट्रेड पॉलिसी किस प्रकार से है और किस प्रकार से इम्पैक्ट कर रही है, वो भी यहाँ पे देखता हुआ नज़र आएगा। इसके रिपोर्ट की अगर बात करें, क्या क्या रिपोर्ट निकालता है, ये जो क्वेश्चंस पूछा गया है, तो वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट निकालता है, WTO एनुअल रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट यहाँ पे 2021 का भी निकाला हुआ है, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ सकता है। तो ये थी सारी डिटेलिंग जो अभी आपको मैं दिया। कुछ न्यूज़ और फैक्ट्स बच जाते हैं, उसको देखेंगे। तो रेड बुल यहाँ पे मैक्स वेस्टमन, ये खिलाड़ी हैं F1 रेस के, याद रखिएगा। किस कंट्री के हैं, कमेंट सेक्शंस में इनका नाम जरूर लिखें, किस कंट्री से ये आते हैं निकल के, क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ये अभी 6ठा स्ट्रेट जीतते हुए ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स यहाँ पे जीतते हुए नज़र आए हैं। दूसरी तरफ विजन इम्पेयर्ड रनर, जो कि फिजिकली चैलेंज है, यहाँ पे विजन इम्पेयर्ड है, तो ये रक्षिता राजू इनका नाम है, जो क्वालिफाई करी हैं वुमेन्स 1500 मीटर फाइनल में, तो पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैम्पियनशिप में क्वालिफाई की हैं, जो कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। न्यूजीलैंड के PM जिनका नाम हिपकिंस है, यहाँ पे एम्बिशियस ट्रेड डील कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन से। तो ये चीज़ें निकल के आएंगी, देखा जाएगा क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। ब्रिक्स समिट की बात करी जाए तो यहाँ पे न्यूज़ में है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं रामपोसा जी कि अपने कंट्री में अगर चीज़ें आती हैं तो हम इनको अरेस्ट भी कर सकते हैं। यही चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। तो ब्रिक्स मेंबर यहाँ पे बोल रहे हैं यूक्रेन और रसिया की जो लड़ाई चल रही है। अब देखेंगे हम ब्रिक्स की बैकग्राउंड में जाकर के, क्योंकि क्वेश्चंस जो है यहीं से आते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। वो क्या है, तो ब्रिक्स अगर ओरिजिनली बात करी जाए तो ये क्या था, ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक था। तो ब्रिक में क्या थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये 4 इंपॉर्टेंट कंट्री थे। एक्रोनिम बनाया गया था किसके द्वारा, यहाँ पे 2010 में इसकी स्थापना हो जाती है। 2010 में यस इसमें जुड़ता है और बन जाता है ब्रिक्स। तो ये जो ब्रिक्स बना 2010 में बना, इसके पहले एक्रोनिम ब्रिक था, 2001 में इसको बनाया जाता है। गोल्डमैन सैक एक कंपनी है फिनेंशियल, इसके अंदर जिम ओनील एक पर्सनालिटी हैं, ये इसका निर्माण करते हैं। वहीं पे बात करी जाए इसके फॉर्मेशंस की, तो 2006 में इसका फॉर्मेशंस हुआ UNGA की 61st सेशंस में। पहला समिट रसिया में हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं यekaterinburg में।
हेडक्वार्टर इसकी कहाँ पे है? संघाई में है। छठा ब्रिक्स समिट फोर्टेल्जा डिक्लेरेशंस ब्राज़ील में हुआ था। यहीं पे न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हो जाती है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जुलाई 2014 में आती है, इन्फोर्स होता है जुलाई 2015 में। बांग्लादेश, यूएई, यूरुग्वे, इजिप्ट, ये सब भी ब्रिक मेंबर के अलावा ये भी मेंबर इस एनडीबी के मेंबर हैं। तो याद रखिएगा, ये कंट्री प्लस ब्रिक की कंट्री इसके मेंबर हैं। ये क्वेश्चंस अगर बन जाए एनडीबी के बस ब्रिक के कंट्री मेंबर हैं तो ये गलत होगा। पर्पज क्या है? पॉलिटिकल इसका पर्पज है। 11 मई 2015 को केबी कामत जी पहली बार इस बैंक के प्रेसिडेंट भी एनडीबी के प्रेसिडेंट बनाए गए थे। टोटल पॉपुलेशंस की बात करी जाए तो 3.21 बिलियन है, जो कि 26.7% वर्ल्ड की लैंड सरफेस को यहाँ पे कवर करती है। 41.5% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशंस भी है। यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो 28.6 ट्रिलियन कवर करती है, जो कि 26.6% ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट या फिर टोटल जीडीपी की ही बात कर लें तो 56 ट्रिलियन के आसपास कवर करती है, जो कि बहुत बड़ी इकोनॉमी और बहुत बड़ा एरिया कवर करती हुई ये ब्रिक्स नज़र आती है। तो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, याद रखिएगा, जो कि आपको बैकग्राउंड में डिटेलिंग दे दिया। अब बात आती है एनपीए की। एनपीए क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट होती है। कोई भी बॉडी अगर 90 दिन तक इसको लोन को चुकता नहीं कर सकती है तो वो एनपीए में हो जाता है। यानी ऐसे अमाउंट, ऐसे लोन जो उसके टैक्सेस भी इंटरेस्ट ही अगर पे नहीं होते हैं तो वो एनपीए में आ जाता है। उसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। यही सारी डिटेलिंग यहाँ पे दिया गया है। अभी रिसेंटली बात करी जाए, बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे निकल के आए हैं कि कोविड-19 में बहुत सारी जो डेप्थ दिए गए हैं, जो बोरोइंग हुई हैं, उसका कोई आंकड़ा यहाँ पे मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और जिसके कारण यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? सीधे रिटर्न ऑफ कर दी गई, यानी कैंसिल कर दी गई, हटा दी गई। ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं हैं जो एनपीए हैं। जो भी एनपीए बनी है उसको क्लियर स्वयं कर दिया गया बैंकों के द्वारा। यही सारी यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं, जिसके कारण क्या हुआ? यहाँ पे एनपीए कम हो गया। अभी रिसेंटली 2019 के बाद यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। तो बहुत सारी जगहों पे लूप होल्स का इस्तेमाल करके एनपीए को ख़त्म करते हुए दिखाया जा रहा है, जबकि बात करी जाए एनपीए बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2023 में एनपीए किस प्रकार से गिरती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ बात करी जाए एसेट की, तो ये देखिए किस प्रकार से रिस्क वेटेड एसेट रेशियो किस प्रकार से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ बात करी जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक और शेड्यूल कमर्शियल बैंक यहाँ पे इतने परसेंटेज में यहाँ पे ये चीज़ें दिखा रही हैं कि किस प्रकार से डाउनवर्ड ट्रेड चल रहा है 21 और 22 में, और जो कि 23 में ही केवल राइज हुआ है। दूसरी तरफ बात करी जाए जीएनपीए की रेशियो की, पर्सनल लोन किस प्रकार से है, तो यहाँ पे देखेंगे हम सितंबर, सितंबर और मार्च, यहाँ पे 23, तो 21 में, 22 में और 23 में ये आंकड़े हैं। तो हाउसिंग लोन के लिए ये रहा ग्राफ, और क्रेडिट कार्ड के लिए सबसे ज़्यादा एजुकेशनल लोन के लिए यहाँ पे चीज़ें हैं। तो ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें बता दूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको इसका सारा डिटेल PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स, चैनल पे बने रहने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। जय हिंद, जय भारत।